एफ रेशियो क्या होता है? एफ रेशियो में का जो फॉर्मूला है वो है आपका प्राइमरी वेरिएंस डिवाइडेड बाय एरर वेरिएंस। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीके के ग्रुप होते हैं। वो किसकी बात कर रहा है? कंट्रोल की बात कर रहा है। Competitive exams creates a lot of invisible pressure, and this invisible pressure makes people push themselves hard and hard. But CUET PG एग्जाम में हार्ड पुश करने से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सब सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बूस्ट आपको क्या देता है? आपको बूस्ट देता है क्विजेस, आपको बूस्ट देते हैं एमसीक्यूज। सो मैं वापस से आ गया हूँ पावर विद इन साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल में। I am Vivek Pant, your mentor at Power Within Psychology, and I have been teaching for a few years now, and I know how important it is to solve MCQs. They can make or break your एग्जाम, राइट? तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पावर विद इन साइकोलॉजी आपके लिए फ्री क्विजेस लाया है, एंड हम साथ में फ्री क्विजेस करेंगे, एंड आई विल टेल यू हाउ टू एक्सेस दोज फ्री क्विजेस, एंड लेट्स स्टार्ट विद देम। एंड क्विजेस होंगे किसके, है ना? क्विजेस होंगे किसके? वन ऑफ द मोर यू कैन से complex topics, research in statistics. We will see how to tackle these questions, right? तो लेट्स सी दैट हम कैसे कर सकते हैं टैकल। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इट इज आस्किंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन टेक योर टाइम एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना? मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, अंडरस्टैंड करवाता जाऊंगा। आपको सॉल्व करना हो, आप पॉज करिए एंड यू कैन कंटिन्यू इट विद दैट। तो पहला है, इन रिसोर्स डिजाइन इंटरनल वैलिडिटी प्राइमरली रेफर्स टू द डिग्री टू विच फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज्ड, the extent to which casual conclusions are warranted, the consistency of measurement, the representativeness of sample। ठीक है, आप अपने अपने क्वेश्चंस लगा लीजिए। आप क्या करिए, आप पॉज करिए, लगा लीजिए, मैं अपना लगा के आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ इस क्वेश्चन को समझो आप, ठीक है? जिस जिसका ठीक हुआ वेरी गुड, जिनने गेस किया है, जिनका नहीं हुआ है समझो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि कीवर्ड क्या है। कीवर्ड इज इंटरनल वैलिडिटी। नाउ इंटरनल वैलिडिटी जो मैंने अब रिसर्च में मैंने एक वैलिडिटी पढ़ी है और मैंने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में वैलिडिटी पढ़ी है। क्या ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का है? नहीं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड, रिसर्च का है? हाँ। तो रिसर्च में कौन सी मैंने वैलिडिटी पढ़ी है? इकोलॉजिकल वैलिडिटी, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी के बाद क्या बात कर रहा है? एक्सटर्नल, बाहरी, है ना? तो अब मेरी फाइंडिंग्स जनरलाइज करना, है ना? जो भी मेरी फाइंडिंग्स आई है और पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना, दैट इज एक्सटर्नल। तो ये तो हो ही नहीं सकता। कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो रिलायबिलिटी है। रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल, कैरेक्टरिस्टिक्स है सैंपल का, है ना? तो आपको क्या करना है? आपको कॉमन सेंस लगाना है, वर्ड को देखना है, वर्ड किससे रिलेट करता है, देन आपको सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे नहीं घुसेंगे, डायरेक्टली आंसर ढूंढने में नहीं घुसेंगे, आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, चाहे 2 बार 3 बार ही क्यों ना पढ़ना पड़े। अब एक्सटेंड टू विच कैजुअल कंक्लूजंस आर वारंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैजुअल कंक्लूजंस वो क्या बोलना चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है कि मैं एक कंक्लूजन दे रहा हूं बेस्ड ऑन सम कॉज एंड द इफेक्ट दैट हैज कम, है ना? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट ला रहा है मेरे डिपेंडेंट पे, है ना? तो इंटरनल वैलिडिटी होती क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है? जितनी ज्यादा इंटरनल वैलिडिटी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज आने की वजह से मेरे डिपेंडेंट पे चेंज आ रहा है, ना कि किसी और एक्सटेनियस वेरिएबल की वजह से। फॉर एग्जाम्पल मैं कोचिंग दे रहा हूं तो कोचिंग की वजह से साइकोलॉजी के स्कोर्स बढ़ रहे हैं, ना कि एक बच्चा इंटेलिजेंट था उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। अगर इंटेलिजेंट होने की वजह से बढ़ते तो इंटरनल वैलिडिटी कम होती, टाइप 1 एरर हो जाती, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पॉज कर लेना, ठीक है? Which of the following sampling techniques ensure that every possible sample
of a given size has a equal probability of selection? Stratified, cluster, systematic या simple random? आप अपना लगा लो, है ना, मैं अभी अपना लगा दूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है, सैम्पलिंग टेक्निक बोल रहा है। अब जब भी सैम्पलिंग टेक्निक बोले, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात कर रहा है या नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। तो मैंने देखा ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी की किसी टाइप की डेफिनेशन तो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। अब इक्वल प्रोबेबिलिटी एकदम डिफाइन किस में होती है, सिंपल रैंडम में। दैट्स वाई वी डिड सिंपल रैंडम। सर्टिफाइड भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, क्लस्टर भी है, सिस्टमैटिक भी है, बट सिंपल रैंडम क्यों? क्योंकि उसने डेफिनेशन ही लिख दी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। सिस्टमैटिक होता तो बोलता एवरी nth टर्म के बाद, क्लस्टर होता तो बोलता कि उसने पूरे पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड करके क्लस्टर को रैंडमली चूज किया। स्ट्रैटिफाइड में बोलता कि पॉपुलेशन है आपकी हेट्रोजीनियस है, बट उसका जो स्ट्रैटा है वो होमोजीनियस है और उससे प्रोपोर्शनेटली बंदे लिए, ठीक है। तो आपको अगेन यहाँ पे कीवर्ड पे ध्यान देना था, देन आपको एलिमिनेट करने थे जो नहीं होते, है ना, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू इंक्रीज द पावर, मेजरमेंट की एरर कम करना, बेस लाइन को कंपेयर करना, और एक्सटर्नल वैलिडिटी बढ़ाना। आप अपना लगा लो एंड पॉज करके लगा लो, देन आई विल पुट माइन। ओके, सो बेस लाइन फॉर कंपैरिजन। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीके के ग्रुप होते हैं, वो किसकी बात कर रहा है, कंट्रोल की बात कर रहा है। ट्रीटमेंट ग्रुप क्या होता है, ट्रीटमेंट ग्रुप होता है जिसपे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो आप कैसे बताओगे कि कम हुई है या ज़्यादा हुई है ट्रीटमेंट के बाद, उसके लिए आपको बेस लाइन चाहिए होगा, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि किसी बच्चे को पढ़ाने से स्कोर्स बेटर हुए हैं, तो कैसे हुए हैं उसका भी तो बेस लाइन चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, पहले बेस लाइन निकालोगे, कंट्रोल ग्रुप से बोलोगे कि भाई मुझे एक बेस लाइन दे। कंट्रोल ग्रुप कौन सा ग्रुप है, जिसपे कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिया गया, कोई भी कोचिंग नहीं पढ़ाई गई और वो नॉर्मली खुद से पढ़ रहे हैं और उनके मार्क्स 50 आए। और फिर आपने ट्रीटमेंट को दिया, और ट्रीटमेंट वाले मतलब जिसको आपने कोचिंग दी और कोचिंग वाले के 70 आए। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है ना कि 20 मार्क्स का डिफरेंस है, क्योंकि मेरे पास एक बेस लाइन थी जो मुझे कंट्रोल ग्रुप दे रहा था कंपेयर करने के लिए। नहीं होती तो इट वुड हैव बीन हार्डर टू टेल, है ना। सो दैट्स वाई स्टैटिस्टिकल पावर इंक्रीज होने का मतलब ही अलग है, वो तो आपका टाइप 1 टाइप 2 का पार्ट है ना। मेजरमेंट एरर जो होती है वो अलग है कुछ, है ना, इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। एक्सटर्नल वैलिडिटी इज ऑल्सो जनरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so in hypothesis testing a type 1 error occurs when research accepts a false null hypothesis, rejects a true null hypothesis, ठीक है, fails to reject a false null hypothesis and or uses an inappropriate statistical test। सही से सोच के ध्यान से लगाना, ठीक है, आप अपना टाइम लेके लगाना, है ना, कि क्या होगा, है ना। सोचो कि टाइप 1 एरर क्या होता है, देन लगाओ, है ना, ऐसे ही छूटते मत लगा देना। तो हमें पता है कि टाइप 1 एरर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमने फॉल्सली एक्सेप्ट कर लिया किसको, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, जबकि एक्चुअली में कौन सी थी, नल थी, है ना। तो क्या थी, ट्रू थी नल, बट मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और एक्सेप्ट किसको किया, अपनी अल्टरनेट को। वही डायरेक्टली डेफिनेशन बोल रहा है, एक्सेप्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस दैट वुड हैव बीन फॉल्स नेगेटिव टाइप 2 एरर, कि आपने फॉल्सली एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को, है ना।
फेल टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, है ना। देखो ऐसे ही घुमा के बोलेगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टाइप 1 एरर क्या होना चाहिए, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो तभी आप कर पाओगे। फिर concept of statistical power is best defined as the probability of committing a type 1 error, size of the effect in the population, probability of correctly rejecting a false null hypothesis, या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अगेन इसमें भी थोड़ा घुमा के उसने बोला है, बट अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कर लोगे। तो थोड़ा सोचो, ठीक है, टाइम लो, सोचो कि इनमें से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिकल पावर क्या होती है? पावर होती है कि आपका सैंपल साइज इनफ है टू टेल दैट देयर इज अ डिफरेंस व्हेन इट इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग। मतलब वो टाइप 2 एरर नहीं कर रहा, है ना। मतलब अगर आपके सैंपल का पावर ज़्यादा होगा तो आपका सैंपल इनफ है डिफरेंस बताने के लिए कि एग्जिस्ट करता है डिफरेंस, कि अल्टरनेट ठीक है ना। दैट इज पावर, ठीक है, कि आपका सैंपल साइज इनफ है। अब वो क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर हो ही नहीं सकता। पावर एंड टाइप 1 एरर इज डिफरेंट थिंग। हाँ रिलेटेड हो सकती हैं एक दूसरे से, बट दे आर डिफरेंट एट द एंड ऑफ द डे। यू कैन नॉट डिफाइन इट एज टाइप 1 एरर, है ना। पावर क्या है? 1 माइनस बीटा है, 1 माइनस टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या है कि आप फाइंड नहीं कर पाते हो डिफरेंस जब एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी टाइप 1 एरर, आपने सिग्निफिकेंस लेवल को 0.05 से 0.01 कर दिया। 0.01 कर दिया तो अब 0.05 होगी अगर आपकी पी वैल्यू, है ना। तो मतलब कुछ एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो स्टिल आप बोलोगे कि नहीं करता, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी हाइपोथेसिस को, अल्टरनेट को। उसकी वजह से टाइप 2 बढ़ जाएगी, है ना। ये दिस इज मोर अबाउट इफेक्ट साइज, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, सही तो है कि आपसे बोल रहा है कि आप रिजेक्ट कर रहे हो नल हाइपोथेसिस को और आप एक्सेप्ट कर रहे हो किसको? अल्टरनेट को। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपने डिफरेंस फाइंड कर लिया जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इवन दो दीज ऑल थिंग्स अफेक्ट स्टैटिस्टिकल पावर, है ना। टाइप 1 एरर भी अफेक्ट करती है, साइज इफेक्ट भी अफेक्ट करता है, और वो भी अफेक्ट करता है। अगर मैं साइज इफेक्ट साइज की बात करूँ तो अगर आपका स्मॉल इफेक्ट साइज है तो स्टैटिस्टिकल पावर आपकी जो होगी वो कम होगी। अगर इफेक्ट साइज बड़ा है तो स्टैटिस्टिकल पावर ज़्यादा होगी, है ना। फिर आता है विच ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। मीन क्या होता है? मीन बहुत ज़्यादा ही स्क्यूड डेटा को लेकर सेंसिटिव होता है ना। क्योंकि आप मीन में सारी की सारी वैल्यूज़ को टोटल करते हो तो उसमें आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से स्कोर्स ना तो क्या पता आप ये पॉजिटिव में ज़्यादा चले जाएं, क्या पता नेगेटिव पे चले जाएं। तो सही एक्यूरेट मेजर नहीं देता मीन। अगर स्क्यूड है तो बेटर है मीडियन आप यूज़ करें, क्योंकि मीडियन इज़ द मिडल पॉइंट और उस पर अफेक्ट नहीं पड़ता साइड के किसी भी वैल्यूज का, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं हो रही है ना। फिर है इन कोरिलेशन एनालिसिस अ कोफिशिएंट ऑफ 0.00 इंडिकेट्स परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, वीक पॉजिटिव, नो लीनियर या कर्वी लीनियर। लगा लिया? आप भी लगा लेना। सो अगर कोफिशिएंट 0 है तो मतलब है कि रिलेशन ही नहीं है। लीनियर तो छोड़ो आप, रिलेशन ही नहीं है ना। There's no linear relationship between them.
हाँ, कर्वी लीनियर हो सकता है, बट लीनियर इज नॉट। लीनियर क्या है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बढ़ रहा है, कि मतलब अगर एक वेरिएबल आपका 1/10 के रेशियो से बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी 1/10 के रेशियो से ही बढ़ेगा, दैट इज लीनियर। सिमिलर सिमिलर रेशियोज में बढ़ रहे हैं दोनों, है ना। कर्वी लीनियर इज कि एक बढ़ रहा है, हो सकता है दूसरा ना बढ़े उतना, है ना। ठीक है, सो दिस इज नो लीनियर रिलेशनशिप। परफेक्ट नेगेटिव कुछ नहीं होता है सच परफेक्ट नेगेटिव, है ना। नेगेटिव रिलेशन हो सकता है, वीक नेगेटिव हो सकता है, वीक पॉजिटिव हो सकता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। जितना 1 से क्लोज होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना 0 से क्लोज होगा उतना नेगेटिव, उतना वीक होगा। माइनस है तो आपका नेगेटिव, पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव का मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, नेगेटिव का मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है ना। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि किस तरीके का रिलेशनशिप है। सो अगर आपको इसी तरीके से और भी मॉक्स ट्राई करने हैं एंड आपको चाहिए कि आप भी टाइम बाउंड रहकर टाइम के हिसाब से कर कल लाइव टेस्ट जैसे होता है उस तरीके की प्रैक्टिस करें, जो आपको एक असली रियल लाइफ आपको सिमुलेशन करा के दे सकता है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, है ना, powerthanpsychology.com पे, और वहाँ पे जाकर आप इन सारी क्विज़ेस को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू। आप पहले मोर सर्विसेज पे जाइए, मोर सर्विसेज पे जाने के बाद आप क्या करिए, आप फ्री क्विज़ेस पे जाइए। तो जैसे ही आप फ्री क्विज़ेस पे जाएंगे आपका एक वेब पेज खुलेगा, जहाँ पे आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ये आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, ये टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको कोई सा भी टेस्ट सॉल्व करना हो आप स्टार्ट टेस्ट पे करोगे। स्टार्ट टेस्ट पे करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपसे पूछेगा आईडी बनाने के लिए, आप आईडी बनाओ, उसके बाद आप अपना टेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट योर लेवल इज एंड यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस बेटर, राइट। तो ये आपके सारे फ्री टेस्ट हैं, फ्री क्विजेस हैं। अब हो सकता है कि आपको फ्री क्विजेस के साथ बुक्स भी चाहिए हो, तो दैट यू कैन ऑल्सो एक्सेस, राइट। अब आप हमारी बुक्स भी खरीद सकते हो, है ना। CUT PG की क्वेश्चन बैंक्स खरीद सकते हो, है ना। क्वेश्चन बैंक्स मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, है ना। दीज आर ऑल्सो द मॉक टेस्ट दैट जो आप खरीद सकते हो। इस पे आपको शीट भी मिलती है जिसपे आप OMR शीट होती है आपकी, है ना। ये रहे आपके बुक्स, है ना। आप बुक्स भी ले सकते हो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, अगर आपको अपनी चीज़ों को बेटर बनाना है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो दीज आर कोर्सेज दैट आर ऑल्सो देयर। एंड वी आर ऑल्सो हैविंग आवर ओन ब्रह्मास्त्र बैच which has all these MCQs, all these CUT PG, you can see archives. This is our book, you can see, right. So you will have everything in our crash course. In that crash course you will get everything, right. आपको उस क्रैश कोर्स में नोट्स भी मिलेंगे, ये रहा ब्रह्मास्त्र रिविजन क्रैश कोर्स। इसमें आपको सारे कोर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, लाइव टेस्ट मिलेंगे, रिविजन क्लासेस मिलेंगी, है ना। और हर सैटरडे संडे आपकी क्लास होगी फॉर 1 मंथ। आपको हर दिन टेस्ट दिए जाएंगे, एवरी डे यू विल हैव 2-3 टेस्ट दैट यू विल डू इन द सिमिलर वे विद नोट्स, एवरीथिंग यू विल गेट, सो दैट हम आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सके और आप भी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके, राइट। लेट्स कंटिन्यू ऑन विद आवर टेस्ट, राइट। अब सिमिलरली देन वी हैव कि अगर अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस जरूरी है तो वो किस स्टैटिस्टिकल टेस्ट में होगी, काई स्क्वायर में, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में, मैन विटनी यू में, या स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, है ना। आप अपना लगा लीजिए, मैं अपना लगा लेता हूँ, आप पॉज करके लगा लेना, ठीक है। सो व्हाई, फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब है कि आपकी जो एरर है, आपके जो रेसिजुअल्स हैं, आपके जो डिविएशंस हैं, वो इक्वल अमाउंट से बटे हुए हैं दोनों ग्रुप्स में। आप अगर आपके 2 ग्रुप्स है तो दोनों में इक्वल अमाउंट में, इक्वल तरीके से, सेम तरीके से आपको डिविएशंस देखने को मिलेंगे, है ना। अब वो बोल रहा है कि कौन से टेस्ट में ये होगा। तो अगर मैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की बात करता हूँ तो ये अजम्पशन ही होता है आपकी
आपके पैरामीट्रिक टेस्ट का। तो इन सब में से पैरामीट्रिक कौन सा है, नॉन पैरामीट्रिक कौन सा है? मैन विटनी यूज योर नॉन पैरामीट्रिक, है ना, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इज योर पैरामीट्रिक, है ना, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट ही होगा। स्पीयरमैन इज योर नॉन पैरामीट्रिक, काई स्क्वायर इज योर कैन बी योर नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का अगर पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ, अगर ये असम्पशन नहीं मीट हो रहा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, तो आप फिर वेल्च टेस्ट करते हो, ठीक है। अगर ये वाला असम्पशन मीट नहीं हो रहा, औरों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पर्टिकुलरली ये मीट नहीं हो रहा, तो फिर आप वेल्च टेस्ट करोगे। नहीं तो उसका अल्टरनेट, अगर सारे ही असम्पशन मीट नहीं हो रहे, है ना, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ है, कोई असम्पशन ही मीट नहीं हो रहा, तो फिर आप कौन सा टेस्ट करोगे? मैन विटनी यू, है ना। सो दिस इज द नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेट ऑफ इंडिपेंडेंट। फिर है a scale that has a true 0 point and equal intervals is known as nominal, ordinal, interval, ratio। आप अपना लगा लो, मैं अपना लगा लेता हूँ, आप पॉज करके लगा लेना। सो रेशियो स्केल क्यों है? वो बोल रहा है कि एक ट्रू 0 पॉइंट है, ठीक है। अब ट्रू 0 किस में होता है? नॉमिनल में तो ट्रू 0 होता ही नहीं, ऑर्डिनल में तो रैंकिंग होती है, नॉमिनल में लेबलिंग होती है ना, आप लेबल करते हो, ऑर्डिनल में रैंक करते हो। इंटरवल में उन रैंकिंग के बीच में इक्वल इंटरवल होता है, ठीक है, और आर्बिटरी 0 होता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय आर्बिटरी? आर्बिटरी इज कि 0 है दिखाने के लिए वैल्यू, बट 0 में कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल बहुत रेडिली एग्जाम्पल देते हैं, सभी देते हैं, बिकॉज इट इज सो ईजी टू अंडरस्टैंड कि 0 टेम्परेचर पे 0 तो लिखा हुआ है, 0 पॉइंट तो है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, ठंडी है उसका मतलब, है ना। बट रेशियो में ट्रू 0 होता है, मतलब एब्सेंस है किसी भी चीज का। अगर मैं बोलता हूँ किसी की हाइट 0 है, तो हाइट है ही नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कि 0 वेट है, तो वेट है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। किसी की एज 0 है, तो वो बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिर है इन अनोवा द एफ रेशियो इज कंप्यूटेड एज टोटल वेरिएंस डिवाइडेड बाय एरर वेरिएंस डिवाइडेड बाय सिस्टमैटिक वेरिएंस, वेरिएंस बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन ग्रुप, वेरिएंस विद इन ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। इसमें आप लगा लो, पॉज करके लगा लेना, सोच के लगाना, देन मैं लगाता हूँ, है ना। नाउ एफ रेशियो क्या होता है? एफ रेशियो में का जो फॉर्मूला है वो है आपका प्राइमरी वेरिएंस डिवाइडेड बाय एरर वेरिएंस। अब प्राइमरी वेरिएंस क्या होता है? प्राइमरी वेरिएंस होता है कि ग्रुप एक दूसरे से अलग है ना, जो भी है, जितने भी 3 ग्रुप्स आपके हैं वो एक दूसरे से अलग है, मतलब बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस हम देख रहे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। और विद इन द ग्रुप क्या होता है? विद इन द ग्रुप होता है एरर वेरिएंस, कि इंडिविजुअल्स एक ग्रुप के अंदर कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं, क्या चीजें हैं जो अफेक्ट करेंगी। तो फिर आप डिवाइड करते हो प्राइमरी वेरिएंस को, जो आपको देखना है कि एक ग्रुप दूसरे से अलग कैसे है, बट आप फिर उसको डिवाइड करोगे किससे? इससे विद इन ग्रुप से, क्योंकि विद इन ग्रुप से चीजें थोड़ी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि विद इन ग्रुप में क्या होता है, रैंडम एरर्स होती है। तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा एफ रेशियो कितना है, कितना सिग्निफिकेंट है आपका इफेक्ट, ठीक है। In regression analysis, multicollinearity refers to high correlation between dependent and independent variable, high intercorrelation among independent variable, non-linear relation between variables या unequal error variance। आप लगा लो, फिर मैं लगाता हूँ, पॉज करके लगा लेना। सो मल्टीकोलिनियरिटी इज कि क्या होता है, मान लो आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनका कोरिलेशन 0.90 से ऊपर है, तो ऑलमोस्ट एज इफ दोनों सिमिलर है। तो आपके पास दो ऐसे वेरिएबल हैं जो इतने सिमिलर हैं,
तो आप कैसे बता पाओगे कि कौन से वेरिएबल का इफेक्ट आ रहा है? नहीं बता सकते आप। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो इंसान हैं और दोनों ट्विन्स हैं, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा ट्विन है जो मेरे से बात कर रहा है, कौन सा नहीं है? एनालॉजी के लिए, है ना? तो इट इज डिफिकल्ट टू टेल कि इफेक्ट किसका आ रहा है जब वो इतना ज्यादा कोरिलेशन रखते हैं, क्योंकि एज इफ वो सिमिलर ही हैं, सेम ही तरीके का चीजें कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मॉडरेट कोरिलेशन ढूंढते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, अपने प्रिडिक्टर्स के बीच में। ठीक है, फिर है नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये तो हमने कर ही लिया था, है ना? सो मैन विटनी यू इज द नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेट। ठीक है, फ्रीडमैन इज फॉर टू, यू कैन से टू वे अनोवा, रिपीटेड मेजर अनोवा उनका। क्रूजल वैलिस इज फॉर योर अनोवा, सिंपल वन वे अनोवा। एंड विलकॉक्सन स्टाइनरैंक इज फॉर नॉर्मल पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, उनका नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेट, है ना? नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेट कब यूज करते हो? जब अजम्पशंस मीट नहीं होते आपके चीज़ों के, मान लो एक्सट्रीम में है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस नहीं है, ऑल दोज थिंग्स, सैंपल साइज छोटा है। In qualitative research, triangulation is primarily used to increase sample size, to improve statistical generalization, या enhance credibility and validity of findings, या reduce research bias। आप लगा लो, फिर मैं लगाता हूँ, आप पॉज कर लेना अगेन। सो ट्राइंगुलेशन हम यूज़ करते हैं मिक्स मेथड्स में ज़्यादा, है ना? आप क्वालिटेटिव में भी कर सकते हो। सिंपली ट्राइंगुलेशन का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके चीज़ों को क्रॉस चेक करते हो और अपनी फाइंडिंग्स देते हो, है ना? तो आप क्या कर रहे हो, आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, है ना? इससे क्या होता है, इससे आपकी फाइंडिंग्स की वैलिडिटी बढ़ती है कि हाँ मेरी फाइंडिंग्स सही है, क्योंकि हर जगह से सेम ही बात हो रही है। तो माई फाइंडिंग इज मोर क्रेडिटेबल, है ना? बेटर, ट्रस्टवर्दी, राइट? A negatively skewed distribution is characterized by a long tail extending toward high score, a long tail extending toward lower score, mean less than median, mode greater than mean। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लगा लो, मैं फिर लगाता हूँ। ओके, सो नेगेटिवली स्क्यूड बोल रहा है, तो नेगेटिव साइड में स्क्यूड है, नेगेटिव साइड में एसिमेट्री है, कर्व नहीं बन रहा, टेल लॉन्ग है नेगेटिव साइड पे। तो नेगेटिव साइड पे क्या है, टेल आपकी एक्सटेंड हो रही है ना? तो मतलब क्या है कि आपके राइट साइड पे ज्यादा से ज्यादा डेटा है। राइट साइड पे ज्यादा से ज्यादा डेटा होने का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग पॉजिटिव स्कोर कर रहे हैं, है ना? तो अगर मैं 0 to 100 की स्कोरिंग देता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, 80 स्कोर कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है, नेगेटिव में लॉन्ग टेल तो है ही है। दूसरा, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। अब अगर आपको स्टिल चूज करना हो तो आप बेटर ये चूज करोगे, बट अगर मैं बोलूँ सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो ये एमएसक्यू में होना चाहिए था। इसमें मोड ग्रेटर देन मीन भी ठीक है, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि पॉजिटिव साइड पे 100 के साइड पे 80 स्कोर बहुत ज़्यादा लोगों का है, तो मोड की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, 80 है। मीडियन की वैल्यू क्या होगी, मान लो 60 के अराउंड मीडियन की वैल्यू होगी मिड पॉइंट पे। मीन क्या होगा, बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल दैट आर एट द लोअर स्कोर, जीरो स्कोर, वो खिंच जाएगा और मीन कहाँ पहुंच जाएगा, 50 के अराउंड पहुंच जाएगा, है ना? तो आपका मीन क्या होगा, आपका मोड क्या होगा, ग्रेटर देन मीडियन एंड मीन भी होगा, है ना? ठीक है। Which of the following best describes a meta-analysis? A review based on theoretical integration of studies, a qualitative synthesis of case studies, a statistical technique that combines results of multiple studies, an exploratory method used before hypothesis testing। आप अगेन पॉज कर लेना, ठीक है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल
मेटा एनालिसिस इज नॉट एज सिंपल एज कि आप क्या अब सब बहुत सारी स्टडीज लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हो और इन सबको आप समराइज कर देते हो. दैट इज नॉट आपका मेटा एनालिसिस. दैट इज सिंपली लिटरेचर रिव्यू. ठीक है, दैट इज नॉट मेटा एनालिसिस. मेटा एनालिसिस इज कि आप हर डिफरेंट स्टडीज की रिजल्ट्स को, फाइंडिंग्स को, जो उनने स्टैटिस्टिक्स करी है उनको लेकर आप क्या करते हो, कंबाइन करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि ये क्या ओवरऑल क्या बात हुई. ओवरऑल इंटीग्रेट करके देखते हो कि क्या चीजें हुई हैं, कितना कितना डिफरेंस बताया गया है इन वेरिएबल्स के बीच में, क्या इफेक्ट साइज रहा है ना. तो दैट इज मेटा एनालिसिस. ठीक है. सो दीज वर द क्वेश्चंस, राइट, जो हमने देखे. एंड दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर research and statistics. And as we talked about कि how important it is to do the questions, कि आपको चीज़ें आती भी होंगी तो आप wordings में फंस सकते हो. तो you have to practice constantly doing the questions, and for that you have our free tests and as well as our books that you can refer to, you can buy, or you can just take up our research statistics का, है ना, through our crash course. You can buy our crash course, and in that you will get all the mocks, you will get all the questions, MCQs, है ना, hundreds and hundreds of questions, right, throughout the whole month, with also strategy classes. crash course में आपके Saturday Sunday भी classes होंगी. So a lot more things, है ना, if you want you can surely be a part of, right. So thank you, and I hope to see you back again. And with that, I would like to end with this YouTube video, and I would hope that you will practice the few questions, few quizzes from our website, and let's have a great day.